तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को भारत के दो महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बताऊंगा, जिनमें से सबसे पहला अपडेट तो भारत द्वारा बनाया जाने वाला एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल को लेके है, जबकि वीडियो का दूसरा अपडेट डिफेंस सेक्टर रिलेटेड नहीं बल्कि इसरो रिलेटेड है और बताया जा रहा है कि इसरो की तरफ से जल्द ही एक मिनी स्पेस शटल को टेस्ट करने का तैयारी किया जा रहा है। तो दोस्तों इन दोनों विषयों के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों साल 2018 में भारत के द्वारा पहली बार न्यूक्लियर कैपेबल धनुष बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया गया था, जो कि 350 किलोमीटर रेंज वाले एक शिप बॉर्न बैलिस्टिक मिसाइल था। इस टेस्ट को ओडिशा कोस्ट में स्थित एक नेवी के जहाज के द्वारा किया गया और दोस्तों ये पहला बार ऐसा घटना था जब भारत के किसी जहाज ने बैलिस्टिक मिसाइल को दागा। बेसिकली धनुष मिसाइल पृथ्वी सीरीज के ही मिसाइल है, जिसमें मॉडिफाई करते हुए इसे शिप बेस बैलिस्टिक मिसाइल में तब्दील किया गया। पर इस प्रोजेक्ट का अगर एक्चुअल एम को देखा जाए तो ये किसी नए मिसाइल को डेवलप करने को लेकर नहीं था, बल्कि उन टेक्नोलॉजियों को वैलिडेट करने के लिए था जिसका इस्तेमाल भारत अपना खुद का एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल के डेवलपमेंट के प्रोग्राम में कर सके। दोस्तों धनुष मिसाइल एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के जैसे ही रह गया, जिसमें कई तरीके के नए टेक्नोलॉजी को भारत के द्वारा टेस्ट किया गया ताकि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का डेवलपमेंट कर सके। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अब भारत की तरफ से अपना खुद का एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर भी काम कर शुरू कर दिया गया है। बेसिकली ये मिसाइल अग्निपी ALBM होगा और ये खाली भारत के लिए इंडियन ओशन में गेम चेंजर नहीं बल्कि ये पूरा रीजन में ही भारत के लिए गेम चेंजर हथियार बनेगा। और दोस्तों अग्निपी या फिर कहे तो अग्नि प्राइम मिसाइलों को अगर देखा जाए तो पिछले साल ही भारत के द्वारा पहली बार ये नया जनरेशन के अग्नि सीरीज के मिसाइल का टेस्ट किया गया था और अग्निपी के डेवलपमेंट का काम इसीलिए शुरू किया गया ताकि इसका इस्तेमाल करके भारत अपने पुराने हो चुके अग्नि सीरीज के अग्नि 2 और अग्नि 1 जैसे मिसाइलों को रिप्लेस कर सके। इवन इसे अग्नि 2 और अग्नि 1 के दरमियान का मिसाइल भी कहा जाता है। पर दोस्तों रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि अग्निपी में भारत के द्वारा कई तरीके के ऐसे टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल किया गया है जो एक कैरियर किलर या फिर कहे तो एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों के आवश्यक हो और भारत अब इस अग्निपी मिसाइल को एक ऐसे मिसाइल में तब्दील करना चाहता है जो गहरे समुद्र में दुश्मन के जहाजों को तबाह कर सके। वैसे तो DRDO की तरफ से एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर अब तक कोई जानकारी नहीं दिया गया और ना ही कभी स्वीकार किया गया कि अग्निपी मिसाइल को एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल में तब्दील किया जाएगा या फिर इसके पास एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कैपेबिलिटी है। पर पूर्व DRDO के चेयरमैन के द्वारा खुलासा किया गया है कि भारत एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है जो मीडियम और लार्ज आकार के नेवल वेसलों को 1500 से 2000 किलोमीटर के दूर में मार गिराने में सक्षम हो, मतलब इंडियन कोस्ट लाइन से करीबन 2000 किलोमीटर समुद्र के अंदर। 211 टन के अग्निपी मिसाइल असल में 2 MARV या फिर कहे तो मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकलों को कैरी कर सकता है और दोस्तों इसमें अगर एंटी शिप वॉरहेड का इस्तेमाल किया जाता है तो ये दुश्मन के एंटी SS एरियल डिनायल को टोटल नाकाम कर सकेगा। इवन इस तरीके के मिसाइल भारत के जो नेवी के मूवमेंट और फ्रीडम है उसे गहरे समुद्र में भी प्रोटेक्ट कर सकेगा। पर DRDO का इससे भी आगे बढ़ के एक प्लान है कि ऐसे मिसाइलों को एक शिप बॉर्न मिसाइलों में तब्दील किया जाए ताकि अगर दुश्मन के तरफ से अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों का इस्तेमाल करके भारत को नेवल ब्लॉकेड के अंदर धकेलने का प्रयास किया जाए तो ये हथियारों के साथ फ्रंटलाइन जहाजों का तैनाती करके दुश्मन के इस तरीके के मंसूबे को भी ध्वस्त किया जा सके। दोस्तों अग्निपी मिसाइलों को लेकर बताया जा रहा है कि इसके पास हाईली मैन्यूवर होने का क्षमता है जो इसे किसी भी तरीके के एयर डिफेंस सिस्टमों से बचा के दुश्मन के टारगेटों को ध्वस्त करने का ताकत देता है। दूसरी तरफ अगर इन मिसाइलों को फ्रंटलाइन जहाजों में तैनात किया जाता है तो खाली इसके रेंज ही नहीं बढ़ेगा बल्कि दुश्मन के लिए और अधिक मुश्किल होगा भारत के कोस्ट लाइन के नजदीक आना। इवन अगर इन मिसाइलों के रेंज से बाहर रह के भी दुश्मन भारत के ऊपर हमले करने का मंसूबा बनाएगा तब भी जहाजों में तैनात ये अग्निपी मिसाइल दुश्मन के जहाजों को ढूंढ के भी तबाह करने का क्षमता रखेगा। दोस्तों अब चलिए इसरो के डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं, मतलब इसरो के द्वारा बनाए जाने वाले मिनी स्पेस शटल के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर कहे इसरो, जो कि भारत के एकमात्र नेशनल स्पेस एजेंसी है, उसके द्वारा हाल ही में ही अनाउंस किया गया है कि जल्द ही कुछ महीनों के अंदर ही इसरो एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन या फिर कहे तो RLVTD का टेस्ट करने जा रहा है। और दोस्तों इस व्हीकल के अब तक जितना जानकारी आया है उसके मुताबिक ये व्हीकल दिखने में काफी हद तक नासा के द्वारा ऑलरेडी रिटायर्ड किया जा चुका स्पेस शटल के जैसा है। बेसिकली नासा के तरफ से 1981 से लेकर साल 2011 तक अपने स्पेस लॉन्चेस और स्पेस ह्यूमन मिशन को अंजाम देने के लिए जिस व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता था उसे स्पेस शटल कहा जाता है और DRDO के कॉन्सेप्टेड RLVTD असल में काफी हद तक नासा के स्पेस शटल के जैसे दिखने वाले एक ऐसा व्हीकल है जिसे आप मिनी स्पेस शटल भी कह सकते हैं। वैसे तो ये आकार में काफी छोटा है लेकिन बताया जा रहा है कि ये इसरो के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के एक छोटा संस्करण है। इसरो के द्वारा असल में इस व्हीकल
व्हीकल के माध्यम से अपने टेक्नोलॉजी को जांचना है, ताकि हर तरीके के जांच पड़ताल के बाद इस व्हीकल को आकार में बढ़ा करके एक स्केल अप मॉडल तैयार किया जाए, ताकि इसके इस्तेमाल से एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जा सके। दोस्तों RLV-TD के फर्स्ट टेस्ट को लेकर बताया जा रहा है कि यह संभावित एक एक्सपेरिमेंटल लैंडिंग टेस्ट होगा, जिसमें असल में इस व्हीकल को स्पेस में नहीं भेजा जाएगा, बल्कि हेलीकॉप्टर के द्वारा व्हीकल को 3 से 5 किलोमीटर के ऊंचाई से छोड़ा जाएगा और ऊंचाई से छोड़ने के बाद व्हीकल ग्लाइड होते हुए रनवे तक पहुंचेगा। इवन ये भी बताया जा रहा है कि व्हीकल को रनवे से करीबन 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में ड्रॉप किया जाएगा और व्हीकल को ऑटोनोमस तरीके से रनवे तक मतलब 4 किलोमीटर तक ग्लाइड करते हुए आना है और उसके बाद ऑटोनोमसली इसे लैंड भी करना है। डॉक्टर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर उन्नीकृष्णन नायर के तरफ से टाइम्स ऑफ इंडिया को यह भी बताया गया कि एक बार इस परीक्षण को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद उनके टीम के द्वारा व्हीकल में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर, लैंडिंग गियर और अन्य डाटा को वैलिडेट भी किया जाएगा और साथ ही साथ इस डेटा के इस्तेमाल से यह भी जांचा जाएगा कि व्हीकल एरोडायनामिक सेंसर्स के साथ कैसे मैन्यूवर करता है और कैसे काम करता है। और इसके बाद ही उनके टीम के द्वारा व्हीकल के ऑर्बिटल रीएंट्री एक्सपेरिमेंट का तैयारी किया जाएगा, मतलब आउटर स्पेस में भेज के उसे फिर से धरती में वापस लाने का एक्सपेरिमेंट। दोस्तों ये व्हीकल रीयूजेबल होने की वजह से इसका टेस्ट कई बार करना संभव हो पाएगा। इवन इसके जो स्केल अप मॉडल या फिर कहे तो जो बड़े मॉडल को तैयार करने का भी बात कहा जा रहा है, वो भी रीयूजेबल होगा, मतलब एक बार नहीं बल्कि बार बार ऐसे व्हीकलों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। और दोस्तों ये एक तरीके से कम बजट में महत्वपूर्ण काम को भी अंजाम देने में मदद करेगा और साथ ही साथ ऐसे व्हीकलों को डेवलप करने के लिए जो बजट का आवश्यकता है वो भी काफी कम खर्चा होगा। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इसरो के पास अगर नासा के जैसे बड़े बजट होता तो आज इसरो भी नासा के जैसे कई तरीके के एक्सपेरिमेंटल व्हीकल या फिर कहे तो कई तरीके के स्पेस शटल को तैयार कर चुका होता। दोस्तों फिलहाल अगर देखा जाए तो इसरो दुनिया के सबसे कम बजट वाले और सबसे अधिक सक्सेसफुल स्पेस एजेंसीज में से एक है। इवन अगर पूरा दुनिया के स्पेस एजेंसीज को देखा जाए तो इसरो से बड़े स्पेस एजेंसीज गिने चुने ही हैं, जिनमें अमेरिका, यूरोप, चाइना और रशियन स्पेस एजेंसी के बाद ही इसरो का नंबर आता है। पर दोस्तों इतने बाद में शुरू हुए और इतने कम बजट के साथ आगे बढ़ने वाले स्पेस एजेंसी के पास कई तरीके के रिकॉर्ड है जो अब तक ऐसे बड़े बड़े स्पेस एजेंसीज भी अपने नाम ना कर सका, जैसे कि एक साथ 104 सैटेलाइटों को लॉन्च करना हो या फिर सबसे कम खर्चे में सैटेलाइटों को लॉन्च करना हो। यह सब कुछ इसरो ही करता है। जबकि दूसरी तरफ पहले ही प्रयास में मंगलयान को मंगल के कक्षा तक पहुंचाना हो या फिर गगनयान 1 मिशन के द्वारा ये ढूंढ निकालना हो कि चांद के सतह के नीचे पानी हो, ये सब भी इसरो ने ही किया। माना जा रहा है कि अब इसरो के ऊपर अगर गवर्नमेंट के द्वारा बड़े बजट को भी खर्चा किया जाता है तो भी ये गवर्नमेंट का ही मुनाफा होगा, क्योंकि इसरो अब एक ऐसे एजेंसीज में बदल चुका है जो एक तरफा रिटर्न का ही काम कर रहा है। मतलब जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा वो सूद समेत वापस भी आएगा और वो 100% सक्सेसफुल भी होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।